नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नई शख्सियत के साथ में रूबरू होते हैं, उनसे सवालों का सिलसिला करते हैं और इस बार प्रश्नकाल में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं कोरोना का दौर चल रहा है, तीसरी लहर सर बाय खड़ी है, सबसे पीक का वक्त हम आपसे के वक्त में आपसे बात कर रहे हैं और बहुत मौजू हो जाता है कि इसी वक्त में प्रश्नकाल आपके साथ में हो। सर, जब ये तीसरी लहर शुरुआत हो रही थी जिस वक्त की, उस वक्त में मुख्यमंत्री ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया था और उसी वक्त में कांग्रेस ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी आखिर है कहाँ पर। तो ये जो सवाल खड़े हुए कि जब तीसरी लहर में आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी दौर की शुरुआत में आप मध्य प्रदेश में नहीं थे। नहीं, मैं मध्य प्रदेश में ही था, मध्य प्रदेश में ही हूँ। और तीसरी लहर जब आई है, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, वही मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। कांग्रेस ने पोस्टर लगा दिए थे कि प्रभुराम चौधरी जी लापता हो गए। नहीं, देखिए, कांग्रेस वाले का काम दुष्प्रचार है। वो अच्छे कामों को उनको अच्छा नहीं लगता है। सबको साथ में जोड़कर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कोरोना के कंट्रोल के लिए काम किया। आप सब मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। फर्स्ट लहर में भी जब लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, पेशेंट थे, हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बनाए, अस्पतालों में पॉजिटिव केसों के लिए अलग वार्ड बनाए। उसमें स्वयं मैं पीपी किट पहनकर अस्पतालों में मरीजों को देखने के लिए और अस्पतालों की व्यवस्थाओं देखने के लिए हम गए। जिलों में हमने फिजिकली जाकर दौरा किया, वार्डों में जाकर भी दौरा किया और वर्चुअली मीटिंग तो लगातार हम लोग करते ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे समीक्षाएं की, पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे हमारे जो प्रशासनिक लेवल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हों, चाहे नीचे तक के हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लगाकर पंचायत डिपार्टमेंट के अन्य फ्रंटलाइन जो हमारे वर्कर थे, हेल्थ केयर वर्कर थे, सारे लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। और सेकंड लहर के समय आपने देखा कि जब सेकंड लहर आई थी तब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ी, बेड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ी। मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन को दूसरे प्रदेशों से बाई टैंकर, रोड के द्वारा, रेल के द्वारा और खाली टैंकरों को हवाई मार्ग से भेजकर टाइमली ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंच जाए, ये सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार ने की। सेकेंड लहर के समय भी हम लोगों ने जहां डोर टू डोर सर्वे, किल कोरोना अभियान, फर्स्ट लहर में भी किल कोरोना अभियान 1, फिर किल कोरोना अभियान 2, किल कोरोना अभियान 3, किल कोरोना अभियान 4, मतलब घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करके लोगों को टेस्ट भी करे और जो लोग पॉजिटिव थे उनको होम आइसोलेशन में जिनकी जगह नहीं थी उनको पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाए। और आज जब थर्ड वेव आई, इसके पहले से ही मध्य प्रदेश में अस्पतालों में सीटी स्कैन के ऑर्डर हम लोगों ने दिए और उसमें से अनेक जिलों में लगकर भी तैयार हो गई। कुछ जिले बचे होंगे, वहां पर भी पूरी तरीके से सीटी स्कैन भी लग जाएगी। हम लोगों ने जांच की सुविधाएं भी जो हमारे जिला अस्पताल हों, सिविल अस्पताल हों, उनमें हम लोगों ने बढ़ाई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 68,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था हम लोगों ने की है। सारे हमारे जो शासकीय अस्पताल हों, प्राइवेट अस्पतालों को भी कोऑर्डिनेट किया है
और कोविड केयर सेंटर भी हम लोगों ने बनाए हैं। जिले लेवल पर कोविड केयर सेंटर बनाए, ब्लॉक लेवल पर भी चिन्हित करके हम लोग तैयारियां काफ़ी अच्छी रही हैं आपकी, और नतीजा उसका ये रहा कि हालांकि जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी कमज़ोर भी हुआ है इस बार में। मामूली सर्दी ज़ुकाम की तरह आकर कोरोना निकल गया, ऐसा भी हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी जो चुनौती आपको झेलनी पड़ी थी वो ये कि वो बच्चों में इस बार कोरोना आया है, और बच्चों में कोरोना आया तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों में आया हुआ कोरोना एक नया म्यूटेंट बनकर आगे सामने आ जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके नेतृत्व में, और देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कम समय में देश में तैयार की। तो हमारे 18 और 15 ईयर के बीच के जो बच्चे थे उनको भी लगभग 75% लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगाई है, और प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने लगाए। उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो भी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट के पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं, उसमें नागरिकों में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें सिम्टम साइन जो हैं वो माइल्ड हैं। ये जो हमारा वैक्सीनेशन अभियान था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अनेक यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के महाअभियान चलाए, और एक दिन में 29 लाख तक डोज हम लोगों ने वैक्सीन के मध्य प्रदेश में लगाए। जो कई जो वैक्सीनेशन महाअभियान लगाए उसका परिणाम है कि वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक हुआ है। सर, अभी चुनौती बड़ी है, हालांकि मैं कोरोना का दौर चल रहा है और अब तो ढलता हुआ है। मैं अपना मास्क थोड़ा निकाल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सुरक्षित दूरी पर भी हैं इस वक्त में, आप भी कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ये वो दौर है जब बच्चों में कोरोना आने के बाद में स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो यानी ख़तरा अभी टला नहीं। आप मान रहे हैं कि स्कूल जाएंगे बच्चे तो कोरोना हो सकता है। देखिए, थर्ड वेव जो आई और लगातार इस जनवरी के शुरुआत से ही दिसंबर के एकदम लास्ट से जब पॉजिटिव केस की संख्या ज़्यादा बढ़ी और लगातार पर डे केस जब बढ़ रहे थे, इन परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के हित के लिए अनेक ऐसे निर्णय लिए जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके, कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश के नागरिकों में ना फैल सके। उसमें जैसे शादी ब्याह में 250 से अधिक लोग एकत्रित ना हो, अंत्येष्टि में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, दूसरे जो राजनीतिक रैलियां हों या सामाजिक रैलियां हों उन पर प्रतिबंध लगाया गया, मेले थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और जब केस और बढ़ते गए शुरुआत के दौर में तो 50% कैपेसिटी से स्कूल खुल रहे थे, लेकिन जब केसों की जब संख्या पर डे बढ़ रही थी तो आगे भविष्य की को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी तक के लिए मध्य प्रदेश में पहली से 12वीं तक के चाहे सरकारी और चाहे प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। सर, आप पेशेवर डॉक्टर भी हैं, आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं आप, और इसके बाद में आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आप बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता सर कि एक तरफ हम ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि इस बार कोरोना का असर उतना दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, यानी खतरा महसूस कर रही है सरकार। नहीं, देखिए, सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है, और सुरक्षा के लिए कोविड महामारी पे कंट्रोल करने के लिए हमें जो कोरोना का कोविड का जो प्रोटोकॉल बनाया है उसका पूरी तरह से पालन करना है, और लोग कम से कम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क हमेशा लगा के रखें, और मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें
जनता को परेशानी ना हो और कोरोना भी ना फैले, इसके मद्देनजर रखते हुए जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में क्राइसिस कमेटियां, ब्लॉक में क्राइसिस कमेटियां, पंचायत में और गांव में भी जो क्राइसिस कमेटियां जिसमें जनप्रतिनिधि, दूसरे सामाजिक हमारे सभी कार्यकर्ता, धर्मगुरु सबको शामिल किया गया। उन सबके सुझाव प्रदेश के जनता के द्वारा जो आए उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा अब राजनीतिक की बातों पर चलते हैं और आप राजनेता हैं और लंबे अरसे से आप मंत्री हैं, तो इसी लिहाज से थोड़ा सा राजनीति की बातें भी आपसे करना शुरू करेंगे। आप जितने राजनीतिक हैं उससे ज़्यादा आपको सिंधिया समर्थक समझा जाता है। आप सभी को राजनीति में आने की वजह भी शायद आपकी यही है कि आप सिंधिया जी के साथ में हैं। और अब भाजपा में आने के बाद में ये देखने में आ रहा है कि आपका जो सिंधिया के प्रति प्रेम है, जो एकजुटता है, जो लगाव है, वो अभी भी है। जो आपको अलग करता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सिंधिया खेमा है। तो कांग्रेस आरोप लगाती है, बीजेपी में भी अक्सर इस तरह की बातें होती हैं कि ये जो लोग आए हैं एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग जब भी इकट्ठा मिलने लग जाते हैं, आप सभी सिंधिया समर्थक मंत्री हों या विधायक हों, तो ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अभी भी सिंधिया समर्थक का जो आपके ऊपर प्रेशर है, आपका जो दिलचस्पी है, वो लगातार बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूरे 65,000 बूथों पर अभी बूथ विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं से लगाकर हमारे विलेज लेवल के सभी कार्यकर्ता भी भागीदारी कर रहे हैं और बूथ का विस्तार कर रहे हैं। पार्टी एकजुट है और पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। आदरणीय सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अनेक युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम रखा गया था और अब वो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर महीने हम युवाओं के लिए स्वरोजगार से जोड़ेंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। हमारी माता बहनों, महिलाओं के लिए जो स्वसहायता समूह है उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना, जिससे वो भी अपना रोजगार स्थापित कर सकें। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल जो खोले जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति मिली है, आप देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में ली है, उसमें लगातार हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदेश में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के हितों के लिए, नागरिकों के लिए किया जा रहा है और प्रदेश विकास की तरक्कियों की ओर बढ़ रहा है। आपने सीएम राइज स्कूल का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आप कमलनाथ सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है सर, स्कूली शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग? नहीं, देखिए ऐसा है, जनसेवा के रास्ते पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिसकी अवधारणा आप देख रहा होगा, अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की धारणा। उनके लिए जो हमारे प्रदेश वासियों के लिए जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही स्वास्थ्य जरूरी है। हर सब चीजें जो प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग हैं या जितने भी योजनाएं हैं, सभी का क्रियान्वयन करके जनता की भलाई के लिए, जनता प्रदेश के विकास के लिए, उन सभी योजनाओं का विकास हो। इसलिए जनता का विकास ही और जनता की तरक्की और प्रदेश का विकास ही हम लोग का लक्ष्य है। कोई भी डिपार्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल आगे जो अगर बदल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का विकास हो रहा है और यहाँ पर व्यक्ति नहीं सामूहिक लोग इस प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगे हैं। उसी का मैं भी एक पार्ट हूँ। आपको स्पेशल केस में लिया जाता है, आप सभी लोगों को ये कहा जाता है कि भाजपा में किसी को मिले ना मिले, अगर वो सिंधिया के समर्थक है तो उन्हें जरूर मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में सभी को अवसर मिलता है, काम करने वाले लोगों को और हमेशा काम में दिया जाता है और वो काम करते हैं, चाहे हम कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। सर, आप अभी तक जिस तरह की राजनीति करते थे कांग्रेस की, वो बड़ी आज़ाद ख्याल राजनीति हुआ करती थी। ये बड़ी अनुशासन और बंधनों वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी में होती है। बैठ के लंबी लंबी बैठकें, अनुशासन में रहना, पार्टी के दायरे में बनकर रहना, तो ये थोड़ा कठिनाई वाला हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या अनुभव रहा सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी काम करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन में अगर किसी काम को किया जाएगा तो वो काम जल्दी भी होगा और जनता के हितों में भी वो कारगर सिद्ध होगा। इसलिए अनुशासन तो सबको ही पालन करना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग अनुशासन के दायरे में सब लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता है कि अगर पार्टी देती भी है तो ले भी लेती है बहुत जल्दी, और उस वक्त में बहुत मलाल होता है कि हो सकता है अच्छा विभाग ना मिले, हो सकता है कि मंत्री पद ही ना रहे, हो सकता है अगली बार टिकट ना मिले, ये कहीं और होता ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे चौंकाने वाले पोखरण विस्फोट वाले जो फैसले हैं वो अक्सर हुआ करते हैं। देखिए, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी कब किससे कौन सा काम लेना चाहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य उसके अनुसार काम करते हैं। जिसको भी जो दायित्व मिलता है उसको पूरे निष्ठा के साथ में सब लोग काम करते हैं। 2022 शुरू हो गया है सर, और ये 23 में तो इलेक्शन होना है, तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये चुनावी मोड में चले गए। आप भी चुनावी मोड में ही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कभी भी कोई भी किसी समय चुनाव हो जाए। आज तो कोई चुनाव नहीं है। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार पार्टी का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशवाहा ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे प्रदेश के एक एक पोलिंग पर बूथ विस्तार, पन्ना के प्रभारी, पन्ना समितियों का पूरा गठन हो रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब इलेक्शन आता है तभी पार्टी इलेक्शन मूड में होती है। हमेशा पार्टी तैयार रहती है, कभी भी इलेक्शन हो जाए तब भी पार्टी पूरी तरह से। अच्छा, आपका जो मैंने देखा है, मैंने आपका इलेक्शन भी देखा है, आपको पहले भी इलेक्शन लड़ते हुए देखा। आपका खुद का बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके अपने लोग हैं जो पोलिंग बूथ पर काम करते हैं, वार्डों में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो मैकेनिज्म आपका अलग अलग चलता है। तो क्या आपको भी इस बूथ विस्तारक योजना की जरूरत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बूथ विस्तार जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पार्टी में हमेशा विस्तार का मतलब है कि और भी विस्तार किया जाए, जोड़ा जाए। जो अभी संख्या है उसमें और हमें संख्या कार्यकर्ताओं की भी और वहां पर बूथ पे भी जो हमारे वर्कर हैं उनको भी जोड़ना है, और वहां पर क्या होना चाहिए उससे पूरी जानकारियां भी बूथ से प्राप्त होती रहती है। और हमेशा ही सीखने की और समझने की और इजाफा बड़ा करने की अभी आज पार्टी जिस तरीके से आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आप देखेंगे कि कोविड काल में भी दुनिया में जो देश भारत में जो काम हुआ है, हम वैक्सीनेशन की बात करें या हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करें, तो लगातार पार्टी काम करती रहती है और हमेशा विस्तार की गुंजाइश रहती है, उसको विस्तार करना चाहिए। विस्तार पार्टी के कामकाजों के साथ में आप उसमें चलते रहेंगे सर। जी सर, एक आरोप में आप बेहतर शख्स हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि जब से ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा आई है आपके सहयोग से, तो आपके सहयोग के बाद में
जो कुछ भी मिल रहा है यहाँ पर सब सिंधिया समर्थकों को मिल रहा है, चाहे निगम मंडल हो, चाहे पदाधिकारियों के पोस्ट की बात हो, तो ये सारी चीज़ें सब सिंधिया जी को, और इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो इन सभी सुविधाओं से महरूम भी हो गया है, वो नाराज भी नजर आता है। आप क्या कहते हैं सर? नहीं, ऐसे देखिए, जो कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि सबको साथ लेकर चलती है। जो भी ऊर्जावान लोग हैं उनका कहाँ उपयोग करना है पार्टी तय करती है। और आप देख सकते हैं कि जो भी लोग नए लोग आए हैं उन लोगों का भी कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, किसका सरकार में, किसका संगठन में, कहाँ का बूथ पे, और पार्टी जो निर्णय लेती है उसके अनुसार आज अब हम लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी में अच्छे काम हो रहे थे, नीतियां अच्छी थी, तभी तो हम लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और आज हम लोगों को 2 साल से ज़्यादा के लगभग होने जा रहा है, तो लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पार्टी सबका ध्यान रखती है, सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए काम किया जाए। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा सर, जब आप शुरुआत से ही, मतलब चाहे आपकी कांग्रेस की सरकार आई हो तब से या उससे पहले से, आपकी हमेशा एक डिमांड रहती थी कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या वो डिमांड आपकी अभी कायम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी जो निर्णय लेती है उसके अनुसार सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, सब लोग पार्टी के निर्णय को मानते हैं। और सिंधिया जी एक ऊर्जावान नेता हैं। हमेशा उन्होंने जनसेवा के मार्ग पर काम किया है, जनता के हितों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। और आज भी उन्हें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक अहम जिम्मेदारी उनको दी है, वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। इलेक्शन मोड की हम सर बात कर रहे थे, और एक लेकिन इलेक्शन होते होते रह गया, पंचायत का इलेक्शन। तो आरोप ये लगे कि शायद बीजेपी डर रही है ज़मीन पर चुनाव कराने से, शायद पंचायत इलेक्शन हार रही थी, इसीलिए बहाने करके इधर उधर से पंचायत इलेक्शन को टाल दिए गए हैं। सच? मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं, उसकी पूरी शुरुआत भी कर दी थी। कांग्रेस हाई कोर्ट में गई इलेक्शन रुकवाने के लिए। जब हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर उन्होंने जाके पैरवी वहाँ पर की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन से कभी ना पीछे रही है, आज भी हमेशा तैयार रहती है और पूरे नीतिगत निर्णय। एक डाउट है सर, जो जमीन स्तर पर जमीनी नेता हों, किसी भी दल के हों, उनके बीच में ये डाउट हमेशा बना हुआ है कि पता नहीं पंचायत इलेक्शन या नगरीय निकाय इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। पंचायत इलेक्शन या नगरीय निकाय के इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, ये थोड़ा सा डाउट बना हुआ है जमीन पर। आप सरकार में हैं सर, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकार ने इलेक्शन के लिए निर्णय भी लिया था, इलेक्शन की शुरुआत भी हो गई थी। जो परिस्थितियां रही वो आपके सबके सामने है। पिछले सालों में तो आप देख रहे हैं कि कोविड का जिस तरीके से फर्स्ट लहर, सेकंड लहर और आज थर्ड लहर आई, और इन परिस्थितियों में फिर भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है और चुनाव कराना चाहती है और चुनाव होंगे। 2023 का जो इलेक्शन होना है विधानसभा का, वो इस बार चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि सरकार के सामने पूरी कोरोना की चुनौतियां रही, आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा है।
हालांकि अभी वक्त है, स्थितियां सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन इलेक्शन तक पूरी तरह सामान्य हो जाए या बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो आप मानते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव ज़्यादा चुनौती भरा है भाजपा के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेरा सवाल ये था सर कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी अमले की कमी है, जूझ रहा है, ये क्या बहुत भरने वाले हैं आप कुछ पदों को? नहीं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य में के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। अस्पतालों में बिस्तर हम लोगों ने बढ़ाए, आईसीयू के बेड जिला अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में, एचडीयू के बेड, बच्चों के जो पीआईसीयू के बेड, और कई जगहों पर अभी हम लोगों ने इसी साल 263 स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसमें जिला अस्पताल का बेड बढ़ाने की बात हो, सिविल अस्पताल बनाने की बात हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर 263 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वीकृति दी, और उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि उसके निर्माण के लिए भी स्वीकृत की है। अमले की बात है, हम लोगों ने डॉक्टर्स भी, मेडिकल अफसर की भी पोस्टिंग की, हमारे स्टाफ नर्स की भी की, एएनएम्स की, पैरामेडिकल की, और अभी भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने का। आगे भी अभी डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की पीएससी में इंटरव्यू हो रहे हैं, वहां से सिलेक्शन होके आएंगे तो हम मेडिकल ऑफिसर के लिए भी नियुक्त करेंगे। अभी जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी जो थी उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कैबिनेट में ये पास करके कि 25% पोस्ट हम लोग अब डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे स्पेशलिस्ट की, बाकी जो लोग हैं उनको क्रमोन्नति के द्वारा, और लगातार अमले को और बढ़ाने का भी प्रयास जारी है। तीसरी लहर चल रही है सर, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, चौथी लहर की भी आशंका है क्या? नहीं, देखिए, अभी जो तीसरी लहर है इसमें भी अभी पिछले 3-4 दिन से पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। एक राहत वाली खबर है, तो ये जो थर्ड वेव थी लगता है कि पीक उसका आ चुका है और निकल गया है। अब हम लोग लोगों को जल्दी स्वस्थ हो जाएं ये कामना भी करते हैं, और हमारे कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार उन सब लोगों से बात भी करते हैं, मेडिसिन के किट भी उपलब्ध करते हैं। और अगर मेरी आप पूछते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि अब कोई आगे कोई लहर ना आए, बाकी तो अब जो है आपके सब सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए चौधरी साहब, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई चौथी लहर नहीं होनी चाहिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभुराम चौधरी जी से बातचीत का सिलसिला अब खत्म होता है। मेरे साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।